हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नेट टेक क्यू एन ए वीडियो में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं सैयद जैस्मिन जी का। ये लिखते हैं कि शीट कहाँ मिलेगा। तो मैंने अपने एलईडी टीवी के लिए एक DIY स्क्रीन गार्ड बनाया था। डेफिनेटली उसका वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो उस स्क्रीन गार्ड को बनाने में मैंने एक 4 mm की एक्रेलिक शीट यूज़ की थी। तो एक्रेलिक शीट बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट ही होती है। तो जैस्मिन जी का पूछना है कि ये शीट कहाँ मिलेगी, और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन पहले भी आए हैं कि ये शीट हम कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मुश्किल होता है इस टाइप की शीट को ढूंढना। वैसे पर्टिकुलर इसकी शॉप होती है, उस शॉप पे आपको सिर्फ ये एक्रेलिक शीट ही मिलेंगी। इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं, अलग अलग थिकनेस में आती है। 3 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm तक ये आपको शीट देखने को मिल जाएंगी। तो मैं इसके लिए लेकर आया था 4 mm की शीट। तो मुझे भी काफ़ी मुश्किल था इसको ढूंढना। मैं रहता था दिल्ली में और काफ़ी सर्च करने के बाद भी मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो जो ग्लास सेल करते हैं, जो विंडो के ग्लास वगैरह सेल करते हैं, उनसे मैंने कंफर्म किया। तो उन्होंने मुझे एक जगह का एड्रेस बताया, उस जगह पर मैं गया, लेकिन मुझे वो शॉप वहाँ पर नहीं मिली। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि एक्रेलिक शीट नियर बाई मी। तो काफ़ी सारे इस तरह की शॉप के एड्रेस जो थे मुझे मिल गए। उसमें कुछ होल सेलर थे जो कि सिंगल पीस मुझे नहीं दे रहे थे। फिर एक शॉप का एड्रेस मुझे मिला और उस पर एक्रेलिक शीट जो थी मुझे ये मिल गई, और वहीं से इसको मैं लेकर आया था। तो आपके आसपास में कुछ जो ग्लास वगैरह सेल करते हैं उनसे आप कंफर्म कर लें, उनको ज़रूर ये चीज़ पता होगी कि कहाँ पर ये शीट मिलेगी। या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एक्रेलिक शीट नियर बाई मी, तो कोई ना कोई डेफिनेटली एड्रेस आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन में भी ये मिलती हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको एक पर्टिकुलर साइज़ नहीं मिलता, छोटे छोटे पीस में वो मिल जाती हैं और वो काफ़ी कॉस्टली भी मिलते हैं। तो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा आपको, एक्रेलिक शीट की शॉप वगैरह सर्च करनी पड़ेगी, वहीं पर ही आपको मिल सकती है। और यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं विक्रम चौधरी जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ भाई सही बताओ, जियो टीवी एलईडी में कनेक्ट हो भी जाएगा या नहीं, क्योंकि सभी सही बोलते हैं लेकिन होता नहीं है। तो विक्रम चौधरी जी का पूछना है जियो टीवी ऐप के बारे में कि ये टीवी में कनेक्ट हो पाएगा या नहीं, हम इसको टीवी में कैसे चला सकते हैं। तो मैं सही सही इनको बताऊं, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस इस टाइप के यूट्यूब पर हैं कि आप जियो टीवी ऐप को टीवी में चला सकते हैं। तो मैंने भी इस तरीके का एक वीडियो बनाया था, तो उसी पे ही ये कमेंट इनका आया है। तो विक्रम चौधरी जी, देखिए क्या होता है, जियो टीवी ऐप बेसिकली मोबाइल के लिए बनी है, उसको आप टीवी में नहीं चला सकते। लेकिन इस ऐप के कुछ क्रैक वर्जन आते हैं, कुछ मॉडिफाइड वर्जन आते हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। हालांकि वो इलीगल होते हैं, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। अपने आप जिस भी डिवाइस में उसको इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कि आपकी वो डिवाइस हैक हो जाए, उसमें कुछ डेटा वगैरह आपको चोरी हो जाए। मैंने उस अपने वीडियो में ये चीज़ बोली है, लेकिन फिर भी आप यूज़ करना चाहें तो उसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि क्या होता है कि जब इस टाइप की ऐप मॉडिफाइड करके इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं तो कुछ टाइम ही वो वर्क करती हैं। उसके बाद में जब ओरिजिनल डेवलपर को यानी कि जियो को पता लगता है तो उस लिंक को वो बैन करवा देते हैं, उस ऐप को वो बैन करवा देते हैं, या फिर अपनी ऐप में वो एक अपडेट दे देते हैं। उसके बाद में जो वो मॉडिफाइड ऐप है वो चलना बंद हो जाती हैं। तो उस टाइम ये एक ऐसा वर्जन आया था जो कि मोबाइल में इंस्टॉल करके और टीवी पे हम उसको कास्ट कर सकते थे। मैंने क्लियर अपने वीडियो में दिखाया है, मैंने अपना मोबाइल इस तरीके से घुमाकर दिखाया है और वो टीवी से ही कनेक्ट था और टीवी में भी ऐसे इस तरीके से वो मूव हुआ है। तो मैंने तो उसमें सही बोला है। हालांकि बहुत से लोगों के ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जिन्होंने सही वीडियो बनाए हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद में वो ऐप ही चलना बंद हो जाती है, तो फिर उसमें कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसके जो ओरिजिनल डेवलपर हैं यानी कि जो ऑनर हैं, तो वो क्या है अपडेट देकर उस ऐप को बैन करवा देते हैं। तो कह पाना ये मुश्किल होता है, कुछ टाइम ही चल जाती हैं। अब ये 2-2.5 साल पुराना आई थिंक मेरा वीडियो है, उस टाइम ये काफ़ी लोगों ने इंस्टॉल की है और उस टाइम वर्क कर रही थी, लेकिन अब ये वर्क नहीं करती है। और अपने उस वीडियो में मैंने ये चीज़ क्लियरली बोली है कि कुछ टाइम बाद हो सकता है कि ये ऐप चलना बंद हो जाए, तो उसका न्यू वर्जन आएगा, तो जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आपको उसका न्यू वर्जन भी मिल सकता है। बाकी इंटरनेट पे और भी आप सर्च कर सकते हैं। तो उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था। हालांकि ये ऐप इलीगल होती हैं, इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं मास्टर मोइन प्लेयर जी का। ये लिखते हैं कि डियर सर, बेस्ट प्रोजेक्टर इन बजट फॉर होम।
मास्टर मोइन जी, यहाँ पर आपने अपना बजट मेंशन नहीं किया है, कितने बजट के अंडर में चाहिए। जो बजट प्रोजेक्टर है वो 3,000 रुपये से स्टार्ट होकर और 28, 29, 30,000 रुपये तक भी आ रहे हैं। तो उनमें से कितने बजट के अंडर में चाहिए वो आपने अगर मेंशन किया होता तो थोड़ा बेटर होता। हालांकि 2 मॉडल यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। एक है जेबोनिक्स जैब पिक्सा प्ले करके एक प्रोजेक्टर आता है, 1080p नेटिव रेजोल्यूशन के साथ में आता है, स्मार्ट प्रोजेक्टर है, काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है, वो आप परचेज कर सकते हैं। उसका प्राइस आई थिंक 15-16 हज़ार रुपये के आसपास है। तो बजट में एक फुल HD प्रोजेक्टर ये काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। दूसरा एक प्रोजेक्टर है जेडको युवा करके, उसका मॉडल नंबर है। तो दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगा, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। तो जेडको वाला है, ये भी 1080p नेटिव रेजोल्यूशन के साथ में आता है और इसका प्राइस आई थिंक 9,490 रुपये के आसपास है। तो ये काफ़ी कम प्राइस में एक फुल HD प्रोजेक्टर मिल रहा है। तो दोनों ही फुल HD प्रोजेक्टर हैं, काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर हैं। तो ये इनमें से कोई भी आप परचेज कर सकते हैं, जो भी आपके बजट में आता हो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं दीपक कुमार जी का। ये लिखते हैं कि सर बहुत बढ़िया, मैं तो हाइसेंस टीवी लेने की सोच ही रहा था लेकिन अब नहीं लूँगा। मैं 43 या 50 इंच साइज़ का टीवी लेना चाहता हूँ, प्लीज़ सजेस्ट करें कि कौन सा लूँ जो कि बजट फ्रेंडली भी हो एंड वारंटी भी ज़्यादा हो एंड क्वालिटी भी गुड हो। दीपक कुमार जी, अगर आप कम प्राइस में ज़्यादा वारंटी के साथ में कोई टीवी परचेज़ करना चाहते हैं तो एसआर 43 इंच 4K टीवी आप परचेज़ कर सकते हैं। वो आपको 22-23 हज़ार रुपये में मिल जाएगा और उस पर 2 ईयर की वारंटी मिलती है। टीवी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी डिसेंट टीवी है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 50 इंच में अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो व्यू ग्लो LED टीवी आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपको 31,000 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएगा। वो टीवी भी काफ़ी बढ़िया है, सर्विस भी व्यू की अच्छी है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो इनमें से जो भी आपके बजट में आता हो तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं न्यूटन डे जी का। ये लिखते हैं कि मेरा टीवी 10K है, क्या मेरे को अमेजोन से 800 का एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहिए? न्यूटन डे जी, अगर 10,000 रुपीज़ का आपका टीवी है और 800 रुपये में उसकी वारंटी एक्सटेंड हो रही है तो आई थिंक आपको एक्सटेंड करवा लेना चाहिए, क्योंकि 10K में टीवी मिल रहा है। तो आपने यहाँ पर ब्रांड नेम मेंशन नहीं किया है, कौन से ब्रांड का टीवी है, कोई लोकल ब्रांड है या फिर असेंबल टीवी है, कौन सा टीवी है। फिर भी 10K की टीवी की आपको 800 रुपये में वारंटी मिल रही है तो आपको ले लेनी चाहिए। अगर कभी प्रॉब्लम आती है और उसमें कोई सर्विस आपको मिल जाती है 800 रुपये में तो बेटर है, नहीं मिलती है तो कोई ज़्यादा नुकसान इसमें आपको नहीं होगा। तो 800 रुपये तो आई थिंक ठीक है, आप वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं दीपक दुले जी का। ये लिखते हैं कि आई एम हैविंग सोनी ब्राविया 65 एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 3 years old. 2 days ago when I switched off the TV for an hour, after that it doesn't get start. What will be a problem? Arrived within 1 hour. Please convey the solution on this connection. Arrived instantly. दीपक दुले जी, देखिए ऐसे तो बता पाना मुश्किल है कि अचानक से आपके टीवी में क्या प्रॉब्लम हुई होगी, चेक करके ही बताया जा सकता है। इसमें हो सकता है कि टीवी की पावर सप्लाई ख़राब हो गई हो सकता है कि टीवी का पैनल ख़राब हो गया हो। मोस्ट पॉसिबल चांसेस हैं कि टीवी की पावर सप्लाई ख़राब हुई हो। तो टीवी ऑन होता है और उसमें उस टाइम पे पावर सप्लाई में कोई भी एक कंपोनेंट जो है वो उस टाइम ज़्यादा हीट हो रहा है तो टीवी आपका उसको चलता रहेगा। लेकिन जब आप टीवी को बंद कर देंगे उसके बाद दोबारा ऑन करेंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो कंपोनेंट था वो हीट होकर तो उस टाइम जल रहा था, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद में फिर वो काम करना बंद कर देता है और वो टीवी आपका उस वजह से ऑन नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम उसमें हो सकती है, वो चेक करके ही पता लगेगा और हो सकता है कि टीवी का पैनल भी ख़राब हुआ हो। हालांकि अगर आप चेक करवा लें किसी मैकेनिक से तो बेटर होगा, तो वो सोल्यूशन आपको बेटर बता पाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जगत नारायण जी का। ये लिखते हैं कि क्या आप स्क्रीन सेलर हैं, और दूसरे क्वेश्चन में लिखते हैं सर ये जो स्क्रीन है ये कौन सा मटेरियल है, क्या फ्लैक्स शीट होती है जो बैनर पोस्टर बनाने के काम आती है या कपड़ा होता है? मुझे स्क्रीन चाहिए जिसका मटेरियल अच्छा हो और मैप टाइप या स्टैंड के साथ हो। जगत नारायण जी, टेक्निकली मैं प्रोजेक्टर स्क्रीन का सेलर नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्क्रीन चाहिए तो वो मैं आपको अरेंज करवा सकता हूँ, क्योंकि कुछ प्रोजेक्टर स्क्रीन बनाने वाली फैक्ट्री से मेरा कांटेक्ट में है, वहाँ से मैंने स्क्रीन वगैरह परचेज़ की हैं तो उन लोगों से जान पहचान है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्क्रीन चाहिए होगी तो वो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। और दूसरा कि मैंने जो स्क्रीन जिस वीडियो पे आपने कमेंट किया है तो जो मैंने ग्रे स्क्रीन बनाई है तो बेसिकली वो तो एक सिंपल वॉलपेपर है, सेल्फ एडहेसिव वॉलपेपर है, एक स्टिकर की तरह होता है। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे काफ़ी मिलते हैं, तो वो ग्रे वॉलपेपर परचेज़ करके मैंने वॉल पे लगा के स्क्रीन बनाई है। लेकिन दूसरी जो स्क्रीन लगी हुई है जो कि मोटराइज्ड स्क्रीन लगी हुई है वाइट कलर की, तो वो एक स्क्रीन ही है
और उसमें वाइट मैट पीवीसी प्लास्टिक शीट यूज़ की गई है, जो कि स्क्रीन के लिए ही बेसिकली डिज़ाइन की गई होती है। फ्लैक्स वाली वो शीट नहीं है जिससे बैनर पोस्टर बनते हैं, वो वाली शीट वो नहीं है। हालांकि ऑनलाइन में कुछ स्क्रीन आप परचेज़ करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको वो स्क्रीन शीट की जगह पे वो प्लास्टिक फ्लैक्स वाली बैनर वाली शीट ही लगा कर दे दें काफ़ी कम प्राइस में। तो थोड़ा सा ऑनलाइन में ये तो दिक्कत रहती है। वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए मेरे पास में जो है तो वाइट कलर की देखिए काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं। एक वाइट कलर की ये वैरायटी है, देखने में ये फ्लैक्स शीट की तरह लगती है लेकिन फ्लैक्स शीट बेसिकली नहीं होती है और काफ़ी थिकनेस इसकी ज़्यादा होती है। इधर वाइट और इस साइड में ये होती है ब्लैक। और एक वाइट और आती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक वाइट इस टाइप की शीट आती है, तो ये एक अकॉस्टिक शीट होती है। इसमें छोटे छोटे होल बने हुए होते हैं, इसके पीछे स्पीकर लगाए जाते हैं। आपको शायद नज़र आ रहा होगा, मैं इसका फ़ोटो अगर फोकस करे तो ये अकॉस्टिक शीट होती है, थोड़ी सी महंगी आती है। एक वाइट और आती है, मेरे पास में जो वाइट स्क्रीन लगी हुई है तो उसकी ये वाली शीट है, तो काफ़ी ये सॉफ्ट होती है। इस साइड में ये ब्लैक होती है, इधर वाइट होती है, बिल्कुल एकदम स्मूथ वाइट होती है। ये फ्लैक्स वाली शीट नहीं होती है। और एक और ये इस टाइप की वाइट आती है, इसमें भी छोटे छोटे होल बने हुए होते हैं, तो ये भी अकॉस्टिक शीट होती है। एक और आती है, इसमें भी अकॉस्टिक शीट है, ये वाली भी। तो अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं। ये मेरे पास पूरा इसका वाइट स्क्रीन का कैटलॉग है। एक ये है मेरे पास में, ये थोड़ी सी लगती है कि फ्लैक्स टाइप की शीट है, पर ये फ्लैक्स वाली नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छी स्क्रीन है। मेरे पास में एक स्क्रीन थी जिसको पुल डाउन वाली स्क्रीन थी, ऑटो लॉक मैकेनिज्म वाली, तो उसमें इस टाइप की लगी हुई थी। हालांकि सबसे बेस्ट वो पीवीसी मैट वाली होती है, जो सॉफ्ट वाली मैंने आपको दिखाई थी स्टार्ट में, तो वो वाली लगी हुई है मेरे पास में। तो अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपको अरेंज करवा सकता हूँ। अगर स्क्रीन साइज़ वगैरह आप जैसे भी आप चाहें, जो भी स्क्रीन साइज़ आप चाहें तो कस्टम करके भी आपको मिल जाएगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं पंकज धमेजा जी का। ये लिखते हैं कि 65 इंच व्यू ग्लो एलईडी लें सर या थॉमसन क्यू एलईडी बेस्ट बताओ दोनों में से। पंकज धमेजा जी, बेटर होगा कि आप व्यू ग्लो एलईडी टीवी ही परचेज करें। उसमें थोड़ी सी सर्विस भी आपको अच्छी मिल जाती है, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है। हालांकि क्यू एलईडी टीवी में थोड़े से कलर वगैरह आपको बेटर मिलते हैं, लेकिन थॉमसन की थोड़ी सी सर्विस अच्छी नहीं है, उसकी वजह से मैं इसका टीवी आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। बेटर है कि आप यहाँ पर व्यू ग्लो एलईडी टीवी ही लें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं तन्मय विश्वास जी का। ये लिखते हैं कि सर 1198 मॉडल पावर ऑन के बाद ऑटोमेटिकली ऑन होता है या फिर मैनुअली रिमोट से ऑन करना पड़ता है। तो तन्मय विश्वास जी का पूछना है बोट अवंतीबार 1198 साउंड बार के बारे में, जिसका मैंने भी रिव्यू किया था। मैं वो साउंड बार को यूज़ करता हूँ, काफ़ी बढ़िया साउंड बार है, काफ़ी कम प्राइस में। तो क्या वो रिमोट से ऑन करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाता है? देखिए, इसमें HDMI CEC का सपोर्ट वैसे दिया गया है। इसे आप टीवी के साथ में कनेक्ट करेंगे तो टीवी के रिमोट से ये ऑपरेट हो जाता है। जैसे ही आप टीवी को ऑन करेंगे तो साउंड बार भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो मैंने अपने LG के टीवी के साथ में से कनेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर ये कई बार तो टीवी ऑन करते ही टीवी के रिमोट से ऑन हो जाता है, कई बार ये ऑन नहीं होता है। इसकी मैनुअली इसे रिमोट कंट्रोल से ऑन करना पड़ता है। हालांकि ऑफ तो हमेशा ये हो जाता है टीवी के ही रिमोट से, लेकिन कभी कभी ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है। तो एक थोड़ा सा झंझट होता है दो रिमोट रखना, एक साउंड बार का और एक इसका। तो मैंने इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश की थी। पहले भी मैं एक और साउंड बार में कर चुका था जेबोनिक्स के, जिसमें क्या था, जैसे ही हम साउंड बार को पावर ऑन करेंगे वैसे ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाता था, उसमें रिमोट से हमें ऑन नहीं करना पड़ता था। थोड़ा सा मैंने उसमें एक चेंजेस किया था। वैसे ही सेम चेंजेस मैंने इस 1198 साउंड बार में करने की भी कोशिश की, काफ़ी ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेस इसमें नहीं हुआ। जेबोनिक्स वाले में हो गया था लेकिन इसमें वो नहीं हुआ। हो सकता है कि मेरे टीवी में इस तरीके की प्रॉब्लम कर रहा है कि कभी ऑन हो जाएगा टीवी के रिमोट से, कभी ऑन नहीं होगा। तो दूसरे टीवी में मैंने इसे कनेक्ट करके चेक करने की कोशिश नहीं की है। अगर यहाँ पे कमेंट लेते हैं सनी चौधरी जी का। ये लिखते हैं कि आई हैव द एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम इन माई सैमसंग फ्रेम 2022 मॉडल 55 इंच रिटर्निंग माई टीवी टू फ्लिपकार्ट। तो सनी चौधरी जी ने अभी 2-4 दिन पहले ही फ्रेम टीवी 2022 परचेज़ किया और उसमें बैकलाइट बीडिंग का इशू आ रहा था और उन्होंने टीवी जो है वो रिटर्न कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सैमसंग की टीवी में देखने को मिलती है, LG की टीवी में भी देखने को मिल रही है। बैकलाइट बीडिंग का इशू इतना ज़्यादा हो गया है कि अब समझ में नहीं आता कि कौन सा टीवी परचेज़ करें, कौन सा परचेज़ ना करें। पता नहीं ब्रांड इस पर बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, इस प्रॉब्लम को
दूर करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये इतना बड़ा मेजर इशू मुझे नहीं लगता है, इसको डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है। लेकिन ब्रांड बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस कुछ भी अब कस्टमर को चिपका के वो और पैसा और प्रॉफिट आई थिंक कमा रहे हैं। कोई भी टीवी परचेज कर लो किसी भी ब्रांड का, चाहे वो बजट का हो या फिर प्रीमियम कैटेगरी के हो, सभी में ही बैकलाइट ब्लीडिंग के इशू दिखते हैं। सैमसंग फ्रेम टीवी तक में इतना प्रीमियम टीवी है और उसके बाद भी उसमें भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिले तो ये अच्छा नहीं है। काफ़ी रेपुटेशन इन ब्रांड्स ने अपनी ख़राब कर ली है। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कब ये प्रॉब्लम दूर हो पाएगी कह पाना काफ़ी मुश्किल है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।